विजय, अनीश और अभय 12th क्लास में पढ़ते थे। स्कूल से आने के बाद वो शाम को 2 घंटे के लिए कोचिंग जाते और फिर रात को 8 से 9 गिटार क्लास अटेंड करके अपने घर लौटते थे। उन तीनों का घर पहाड़ी इलाके में था। सर्दियों के दिन थे। रात के 8-9 बजे भी सड़कों पर गिने चुने लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। हर रोज की तरह आज भी वो तीनों अपनी क्लास खत्म करने के बाद बातें करते हुए घर लौट रहे थे। सामने मोड़ पर लगी स्ट्रीट लाइट बार बार जल बुझ रही थी। अचानक ही अभय को ऐसा लगा जैसे मोड़ के पास उस लाइट के नीचे कोई आदमी खड़ा हुआ है। स्ट्रीट लाइट की जलती बुझती रोशनी में अभय को एक पल को ऐसा लगा जैसे वो कोई जोकर है। वे तीनों बातें करने में व्यस्त थे, इसलिए अभय ने उस आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो लोग बातें करते हुए उस मोड़ के पास पहुंचे तो अभय ने देखा कि अब वहां कोई भी नहीं था। वह रहस्यमय सा आदमी अब उस स्ट्रीट लाइट के नीचे से अचानक गायब हो चुका था। कुछ ही दूर चले होंगे कि अभय को फिर से सड़क किनारे कोई अजीबोगरीब आदमी खड़ा दिखाई देने लगा। इस स्थान पर थोड़ा उजाला होने के कारण अब अभय को उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने अपना चेहरा एक जोकर जैसा पेंट कर रखा था। लाल रंग की ड्रेस में वो बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा था, क्योंकि हंसाने वाले जोकर के विपरीत इस जोकर का चेहरा होठ के किनारे से फटा हुआ था और वहां पर धागे से सिलाई के निशान दिखाई दे रहे थे। जोकर की आंखों और पूरे चेहरे से हर जगह खून रिस रहा था। उस भयानक शक्ल वाले जोकर को देखकर अभय की जुबान हलक में अटक गई थी। उंगली से जोकर की तरफ इशारा करते हुए अभय की सांस फूलने लगी थी। वो क्या कुकू कर रहा है भाई? क्या है वहाँ? अनीश की बात सुनकर अभय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या वो डरावना आदमी सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? वहाँ कोई है। मैंने अभी वहाँ पर एक डरावना सा जोकर खड़ा देखा है। अरे यार, कोई नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलो यार, आज वैसे भी लेट हो गए हैं। अगर थोड़ा भी लेट हो जाओ तो मम्मी परेशान हो जाती है। एक तो ये रास्ता वैसे ही इतना मनहूस सा लगता है, हर तरफ बस साए साए ही सुनाई दे रही है। अभय कुछ बोल पाता इससे पहले ही अभय को फिर से वही जोकर नुमा आदमी सड़क के दूसरे छोर पर खड़ा दिखाई देने लगता है। अरे यार, इतनी रात को कौन खड़ा हुआ है वहाँ? यहाँ तो कोई आसपास कॉलोनी भी नहीं है। कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं है? अब तुम्हें कौन दिखने लग गया? भाई कौन सा आदमी है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? कहाँ है चोर लुटेरा? अरे कोई नहीं है वहाँ। अंधेरे में तुम्हें वहम हो रहा है। चुपचाप चलते रहो। तुम दोनों कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अनीश की बात सुनकर विजय ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अभय की ओर देखकर कहा, विजय, तुझे ऐसा क्या दिखाई दिया? सही सही बता, तू इतना डरा हुआ सा क्यों दिखाई दे रहा है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ अनीश। यार मुझे बार बार सड़क के किनारे एक डरावनी शक्ल वाला जोकर दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी है जिससे खून टपक रहा है और वो एकटक हमारी ओर घूर रहा है। अभय और अनीश बात कर ही रहे थे कि तभी विजय की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? अरे सामने आओ, बहुत मजाक हो गया। ये कोई मजाक करने का समय नहीं है। विजय, इसका मतलब अब तुम्हें भी वो क्लाउन दिखाई दे रहा है? मान गए ना, जो कुछ भी मैं देख रहा था वो झूठ नहीं है। हाँ यार, उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू है। अब क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है आज हम घर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। अरे हमने इसका क्या बिगाड़ा है? हमारे पीछे क्यों पड़ गया है ये? जल्दी से वापस भागो यहाँ से, आगे से दूसरा रास्ता ले लेंगे। पता नहीं कोई पागल लगता है। वे तीनों समझ ही नहीं पा रहे थे जिसे वो अपने सामने देख रहे हैं वो कोई इंसान है या भूत। हाथ में चाकू लेकर उनकी ओर घूरते जोकर को देखकर वे तीनों सहम कर उल्टी दिशा में दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर तक दौड़ने के बाद उन्हें सेम वही क्लाउन सामने दिखाई देता है।
इतनी जल्दी ये क्लाउन यहाँ कैसे पहुँच गया? जरूर ये कोई भूत प्रेत है जो हमारे पीछे पड़ गया है। हनुमान चालीसा पढ़ो भाई, उसके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। वे तीनों हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो देखते हैं कि क्लाउन अब वहाँ से गायब हो गया है। अनीश, अभय और विजय दौड़ते हुए वो सुनसान रास्ता पार करते हैं और अनीश के घर के सामने पहुंच जाते हैं। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तो मम्मी पापा भी घर में नहीं है। मैं अकेला घर में रहा तो डर से सुबह तक मेरी जान ही निकल जाएगी। तुम दोनों आज मेरे घर क्यों नहीं रुक जाते? रात में हम लोग आराम से ग्रुप स्टडी कर लेंगे। अनीश की बात सुनकर विजय और अभय भी उसी के घर रुक जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपनी मम्मी को बता देता हूँ कि आज मैं तेरे यहाँ रुक रहा हूँ। इतना कहकर विजय अपना फोन निकालकर माँ को अनीश के यहाँ रुकने के लिए बताने लगता है। वो तीनों टीवी पर अपनी पसंद का प्रोग्राम लगाते हैं और मैगी बनाकर खाने के बाद तीनों किताब लेकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें खिड़की के बाहर किसी से बात करने की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, ये कैसी फुसफुसाने की आवाज आ रही है? इतनी रात को खिड़की के बाहर कौन होगा? अनीश और अभय खिड़की के पास जाकर खिड़की के शीशे से कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक कोई जोरों से खिड़की का दरवाजा पीटने लगता है। मुझे डर लग रहा है यार। रात के 12 बज रहे हैं। इतनी रात को खिड़की कौन पीट रहा है? अनीश और अभय दौड़कर खिड़की से दूर हटने लगते हैं। तभी अनीश के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगता है। डर से उन तीनों का खून जमा जा रहा था। अरे यार, तुम लोग डरो मत, मैं दरवाजे के होल में से देख कर आता हूँ कि आखिर बाहर कौन है। विजय हिम्मत करके दरवाजे तक जाता है और की हॉल में से बाहर की ओर झांकने लगता है। होल से बाहर झांकने पर उसे पता चलता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। गहरी सांस लेकर वह जैसे ही वापस मुड़ने को होता है कि अचानक कोई चाकू से दरवाजे को गोदने लगता है। लकड़ी के दरवाजे पर लगातार होते चाकू के वारों से वे तीनों सहम जाते हैं। अरे यार, तुम लोगों को याद है ना कि उस जोकर के हाथ में भी एक लंबा सा चाकू था? हो न हो ये वही जोकर है जो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। जोकर का भयानक चेहरा याद करके वे तीनों अब जोर जोर से रोने लगे थे। अपनी जान बचाने के लिए वे तीनों भागते हुए बेडरूम में आ जाते हैं और लकड़ी की टेबल के नीचे छिप जाते हैं। वे तीनों टेबल के नीचे सहमे बैठे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वह भयानक शक्ल वाला क्लाउन ठीक उनके सामने बैठा हुआ है और उनकी तरफ देखकर भयानक हंसी हंस रहा है। वे तीनों चीखते हुए टेबल के नीचे से बाहर आते हैं। तभी उनके घर का टीवी ऑन हो जाता है। टीवी स्क्रीन पर अभय, विजय और अनीश दिखाई दे रहे थे और उनके सामने बड़ा सा मेला लगा हुआ था। ये तो वही मेला है जहाँ हम पिछले साल गए थे। तू सही कह रहा है दोस्त, ये वही मेला है। तभी वे तीनों स्क्रीन पर एक सर्कस शो में पहुंच जाते हैं। सर्कस में एक के बाद एक करतब दिखाए जा रहे थे। तभी वहां पर एक जोकर आकर स्टेज पर अपने एक्ट करने लगता है। क्या यार, ये जोकर बिना बात के यहाँ से जा रहा है। मेरा तो सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया है। वही 20 साल पुरानी ट्रिक्स देख देख कर बोर हो गया हूँ मैं। अरे यार, कोई इसको अंडे और टमाटर मारो ना, बिल्कुल पका कर रख दिया है। अनीश के इतना कहते ही विजय और अभय साथ लाई हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर स्टेज की तरफ जोर से उछाल देते हैं। इन तीनों की देखा देखी भीड़ में बैठे बाकी लोग अपने साथ लाए हुए केले, टमाटर, यहाँ तक कि कांच की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी जोकर की तरफ फेंक कर मारने लगते हैं। ये देखकर अभय, अनीश और विजय को और भी मजा आने लगता है और वे अपनी कुर्सियों और आसपास का सामान सब उठा उठाकर पटकने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे सर्कस पंडाल में अफरा तफरी मच जाती है और सर्कस देखने आई भीड़ वहां से उठकर इधर उधर भागने लगती है। बहुत मजा आया था ना तुम तीनों को उस दिन? तुमने जानने की कोशिश की तुम्हारे उस 2 पल के मजे के लिए उस जोकर ने क्या कीमत चुकाई? क्यों, क्या हुआ उसे? कांच की बोतल सर में लगने से उसे गहरी चोट आई और वो बेहोश हो गया। उसके बाद लोगों ने वहां पर लगे टेंट, तंबू, कुर्सियां सब उठाकर पटकने और फाड़ने शुरू कर दिए। इसी अफरा-तफरी में उस जोकर के ऊपर टेंट के कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। कुछ ही देर बाद वहां पर न जाने कैसे आग लग गई और उस आग में वो जोकर जिंदा जल गया।
आखिर उस जोकर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अपनी करतब से लोगों को हंसाना चाहता था, लेकिन तुम तीनों ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। माफ कर दो, हम नहीं जानते थे हमारे कारण ऐसा हो जाएगा। हमें हमें माफ कर दो प्लीज। माफी मांगो, माफी। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि अब इस जोकर को हंसते चेहरे अच्छे नहीं लगते। अनीश के माफी मांगने पर जोकर भयानक हंसी हंसने लगता है और चाकू से उसके ऊपर वार कर देता है और एक के बाद एक वार करके उसके शरीर को चाकुओं से गोद देता है। अनीश चीखकर वहीं गिर पड़ता है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर अभय और विजय वहां से भागने लगते हैं और घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे जाकर छिपकर खड़े हो जाते हैं। तभी पेड़ के ऊपर से वही क्लाउन उनके मुंह के ठीक सामने आकर उल्टा लटक जाता है। अबे, हनुमान चालीसा पढ़ भाई, भाग यहाँ से। अभय और विजय किसी तरह हनुमान चालीसा पढ़कर दौड़ने लगते हैं। पढ़ो, देखता हूँ तुम कब तक हनुमान चालीसा पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद होते ही मैं अपना बदला पूरा कर लूंगा। वे दोनों विजय के घर पहुंचकर उसकी मां को सारी बातें बताते हैं और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। उस रात हनुमान जी की कृपा से उन दोनों की जान बच जाती है। बाद में विजय की मां उन दोनों के लिए पूजा कराकर हनुमान मंदिर से लाकर धागा उनके गले में बांध देती है। कहते हैं विजय और अभय के घर के आसपास आज भी कई लोगों ने भयानक शक्ल वाले एक जोकर को चाकू लेकर घूमते देखा है। एक औरत जिसका नाम नीलू है, वो अपनी शादी का एल्बम देख रही है और रो रही है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। बेटा, पुरानी बातों को भूल जा, ये सब याद करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन माँ, वो तो मुझसे प्यार करता था ना, तो ये सब क्यों हुआ? देख बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पुलकित था ही ऐसा, बस तू अब खुद को समझा। दरअसल नीलू और उसके पति पुलकित का डिवोर्स हो चुका था और उसे एलिमनी के रूप में पुलकित का घर मिला था। चल बेटा, तैयार हो जा, कल घर भी जाना है तुझे। अपने भाई कार्तिक को भी ले जा कुछ दिनों के लिए अपने साथ में। मोना का भी थोड़ा मन लग जाएगा। अगले दिन नीलू अपनी बेटी मोना भाई कार्तिक के साथ अपने घर में पहुंच जाती है। नीलू ऑफिस चली जाती है और कार्तिक गेम खेलने में लग जाता है और मोना भी उसके पास ही होती है। तभी घर में मोना को कुछ आवाज आती है। मामा जी, ये कैसी आवाज है? लेकिन कार्तिक तो गेम खेलने में मशरूफ था और वो मोना पर ध्यान ना देते हुए उसका कोई जवाब ही नहीं देता और अपनी गेम में ही खोया रहता है। इसलिए मोना उस आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। वहाँ एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। कौन है वहाँ? उस समय मोना के पीछे एक काली भयंकर सी परछाई आ जाती है जो हवा में उड़ रही थी। लेकिन मोना इस बात से बेखबर थी और धीरे धीरे करके उसके पास आने लगती है और उसके एकदम पीछे आकर गायब हो जाती है। तभी वहां पर मोना की नजर एक रुमाल पर पड़ती है जो कि उसके पापा का रुमाल था। मोना रुमाल को उठा लेती है और रोने लगती है। I love you पापा, आपने हमें क्यों छोड़ दिया? मिस यू पापा। और तभी अचानक से सन्नाटा छा जाता है और उस अलमारी से पानी टपकने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो अलमारी के आंसू निकल रहे हैं। मोना को कुछ समझ नहीं आता और वो स्टोर रूम से जाने लगती है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वहां पीछे उसी की उम्र की एक बच्ची खड़ी थी। मोना उसे देखकर एकदम चौंक जाती है। तुम कौन हो? मेरा नाम परी है। वो बच्ची बहुत ही गंभीर भाव बनाकर अपने मुंह पर उंगली रखकर कहती है, तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे यहाँ खेलने आई हूँ। मेरे बारे में कुछ भी बताना मत किसी को, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। चलो आओ, अब हम हाइड एंड सीक खेलें। हाँ चलो, हाइड एंड सीक तो मेरा फेवरेट गेम है। ठीक है, तुम स्टोर रूम से बाहर जाओ, मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना। मोना बाहर चली जाती है और आंखों पर हाथ रखकर काउंटिंग करने लगती है। परी छुपने जाती है और मोना उसे ढूंढने लगती है। मुझे पता है परी, तुम जरूर यहाँ छुपी होगी।
तो वो अलमारी के पास जाती है और अलमारी को थोड़ा सा खोलती है। अंदर काफी अंधेरा होता है, लेकिन तभी अलमारी में उसे डरावनी चमकीली आंखें दिखाई देती है जो देखने में बड़ी भयानक लग रही थी। मोना तो बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और भागकर अपने मामा कार्तिक के पास चली जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और शाम को नीलू के आने पर मोना उसे सारी बात बताती है। बेटा जरूर तुझे भ्रम हुआ होगा, डरो मत बेटा, मैं हूँ ना, तेरे मामा भी तो हैं इस घर में तेरे साथ। पर सच में उसमें कुछ था मम्मी? कुछ भी नहीं है वहाँ, मैंने खुद से चेक कर लिया है। वहीं उनके पीछे परी खड़ी थी जो कि इन सब की सारी बातें सुन रही होती है और मोना की नजर परी पर पड़ती है। मोना उसका नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन परी अपने होठ पर उंगली रखकर उसे गंभीर भाव के साथ उसे अपना सर नाव में हिलाते हुए मना कर देती है और मोना कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अगले दिन भी परी अकेले में मोना से मिलने आती और उसके साथ रोज छुपन छुपाई खेलती। 2 दिनों में अचानक से मोना की तबीयत बिगड़ने लगती है। आए दिन उसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है और नीलू उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से भी करवाती है। एक दोपहर में मोना बेड पर सोई हुई थी, तभी मोना चलो अपनी दवाई खा लो। मामा मुझे नहीं खाना, बहुत कड़वी है। और मोना अचानक से उठकर भाग जाती है और भागते भागते स्टोर रूम में पहुंच जाती है। कार्तिक भी उसके पीछे स्टोर रूम में पहुंच जाता है और देखता है तो मोना वहां नहीं है। मोना तुम बहुत जिद्दी हो, मुझे पता है तुम उस अलमारी के पीछे छुपी हो, चलो आओ। और तभी सन्नाटा छा जाता है और उस अलमारी के पीछे से मोना निकलती है जो बदली सी दिख रही थी। मामा छुपन छुपाई खेलते हैं, अगर आप जीत गए तो मैं ये दवाई खा लूंगी। ठीक है, चलो तुम छुप जाओ जाकर। और मोना कहीं जाकर छिप जाती है। कार्तिक उसे बहुत खोजता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और तभी उसे किचन की अलमारियों से कुछ भयानक सी आवाज आती है। ये क्या था? उसे मोना वहीं खड़ी हुई दिखाई देती है। अच्छा तो तुम यहाँ हो। वह मोना के पास जाने लगता है, तभी आगे बढ़ते हुए उसकी नजर उस अलमारी के शीशे पर पड़ती है जो देखकर कार्तिक बहुत चक्का रह जाता है। वो शीशे में देखता है तो उसे वहां मोना नहीं दिखती, पर उसे उसके सामने खड़ी हुई मोना तो दिखाई दे रही थी। वह फिर से एक बार शीशे की तरफ देखता है तो उसे अभी भी मोना की परछाई उस शीशे में दिखाई नहीं देती। वो डर जाता है और डर कर सामने देखता है तो अब वहां भी मोना नहीं होती। कार्तिक अलमारी के पास जाता है और जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कोई उसका हाथ अपनी तरफ अलमारी के अंदर खींच लेता है और वो जोर से मोड़कर बिल्कुल उल्टा कर देता है। कार्तिक जोर जोर से चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद अब नीलू घर आती है तो उसे कार्तिक कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट करवाती है। इसी बीच वो अपने घर के बाहर एक औरत को नोटिस करती है जो कि शायद उसी के घर में नजर बनाई रखी थी। नीलू को उस औरत पर शक आता है। इसके बाद से नीलू के साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। एक रात नीलू सोई हुई थी तो उसे अपने बेड के नीचे से गहरी सांस लेने की तेज आवाजें आ रही थी। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह धीरे धीरे डरते हुए बेड के नीचे देखती है तो वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस ऊपर उठती है उसके सामने मोना बैठी थी। नीलू अचानक उसे ऐसे बैठा देखकर चीख मारती है। मोना, आधी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? डरा ही दिया मुझे। मोना चुपचाप आंखें फाड़कर बैठी रहती है। नीलू उसे कंधे से पकड़कर हिलाती है तो मोना बहुत डरावनी तरह से हंसने लग जाती है। पागल हो गई है, हंस क्यों रही है? चल अब यहीं सो जा। तो मोना वही नीलू के साथ सो जाती है। कुछ ही देर में मोना उठकर जाने लगती है। तभी नीलू उसका चुपके से पीछा करती है और देखती है कि मोना स्टोर रूम की तरफ जा रही है। फिर मोना उस अलमारी में जाकर अलमारी को बंद कर लेती है। कुछ देर तक मोना बाहर नहीं आती तो नीलू अलमारी खोलती है और अंदर का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। वो चिल्लाती है। अलमारी में कार्तिक की लाश पड़ी थी और मोना उसके पास बैठी थी। मोना बाहर आ, तूने बताया क्यों नहीं? मामा छुपे हुए हैं, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। अब हम भी छुपन छुपाई खेले मम्मी। नीलू बहुत परेशान थी और दुखी भी। अगले ही दिन नीलू की माँ भी आ जाती है और कार्तिक का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। नीलू को पता लगा था कि मोना काफी बदली हुई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। मोना बेटा खाना खा लो।
नहीं खाऊंगी, मुझे छुपन छुपाई खेलना है, खेलो मेरे साथ। ये लड़की भी ना हर वक्त बस छुपन छुपाई के पीछे पड़ी रहती है। बेटा खा ले फिर खेल लेना। ए बुढ़िया, तू खेलना मेरे साथ। मोना की ये बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मोना कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी। नीलू उसे डांटती है, जिससे मोना बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए वहां से भागती है। वो सारे सामान और बर्तनों को यहाँ वहां पटकने लग जाती है और तभी नीलू को मोना के चेहरे में अपने पति का चेहरा दिखाई देता है। माँ देखो इसे क्या हो गया है, ये तो पुलकित जैसी लग रही है। समझ में नहीं आता, छुपन छुपाई खेल मेरे साथ वरना। नीलू डर के मारे हाँ कर देती है और जाकर कहीं छुप जाती है। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, बड़ी हसीन हो, मेरी जान हो। किधर छुपी हो? तुम चाहे जितना भी छुप लो, मुझसे नहीं बच पाओगी। नीलू एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। उसके आंसू बह रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। ये बात तो पुलकित बोला करता था, लेकिन मोना ये सब क्यों बोल रही है? तभी मोना पर्दे के नीचे से हाथ डालकर नीलू के पैरों को सहलाने लग जाती है। कितने नाजुक पैर हैं। पुलकित तू तो मरेगी अब। इतना कहकर वो नीलू के ऊपर कूद कर चढ़ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो उसका गला दबाने लगती है कि तभी पीछे से नीलू की माँ आकर उसका बचाव करने लग जाती है। मोना अब नीलू की माँ पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। बीच बचाव में नीलू की माँ का सिर दीवार से टकरा जाता है। नीलू की माँ नीलू के पास आती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। नीलू बहुत जोर से चिल्लाती है और डर से सदमे में आ जाती है और रोती रहती है। तभी वहां पर वही औरत आती है जो उस घर पर नजर रखा करती थी। तुम? मैं रिया हूँ। तुम हम पर नजर क्यों रख रही हो? सब कुछ बाद में बताऊंगी, तुम अभी यहाँ से चलो मेरे साथ। रिया वहां से नीलू के साथ घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर मोना आ जाती है। किधर जा रही हो तुम दोनों? मेरे साथ छुपन छुपाई तो खेलो। पुलकित छोड़ दो उसे, वो तुम्हारी बेटी है। वही नीलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रिया कौन थी और ऐसे बात क्यों कर रही थी। वो मेरी बेटी है, मेरे साथ जाएगी। मैं तुम लोगों को यहाँ से आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम लोग मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो और अगर मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा और अगर नहीं पकड़ पाया तो ही जाने दूंगा। दोनों भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाते, इसीलिए उन्हें छुपन छुपाई खेलना ही पड़ता है। दोनों बहुत ही डरे हुए छुप जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही मोना उन्हें पकड़ लेती है और दोनों को हवा में उठाकर यहाँ वहां पटकने लगती है। दोनों को काफी गंभीर चोट आ जाती है। तभी रिया मोना का ध्यान भटकाने लगती है। पुलकित मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया, अब मेरा पीछा छोड़ दो। और तभी मोना के शरीर से पुलकित की आत्मा निकल जाती है और वो बिल्कुल रिया के मुंह के पास जाकर जोर से चीख मारती है और रिया अपने हाथ से धीरे से नीलू को अपनी बेटी को वहां से लेकर निकल जाने के लिए इशारा कर देती है। वही रिया पुलकित की आत्मा को बातों ही बातों में किचन के पास ले जाती है और माचिस जलाकर अपने साथ घर को भी आग लगा देती है। दरअसल उसने पहले ही गैस को लीक कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि यह सब होने वाला था। पुलकित की लाश उसी अलमारी में रखी हुई थी और उसकी लाश जल जाने के साथ ही उसकी आत्मा भी वहां से चली जाएगी। वही नीलू ये सब देखती ही रह जाती है और कुछ दिन बाद उसे पुलिस से पता चलता है कि रिया ने ही पुलकित को मारा था क्योंकि पुलकित उसे बहुत परेशान करने लगा था। रिया ने पैसों के लिए पुलकित से प्यार किया था, लेकिन पुलकित उसे वाकई में पसंद करने लगा था और वो रिया को उसके साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलकित से बात करने के लिए इसी घर में आई थी, लेकिन इसी बीच उनके बीच हाथापाई हो गई थी जिससे पुलकित मारा गया था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के